सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर ढेर सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं पहले से, ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जब ईजी है ना तो इसको स्किप कर जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे को तो आता है, मैं आराम से कर ले जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता है, वो बहुत ही ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। और जब घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो कन्फ्यूज़न में क्या होता है ना, बच्चे जो है गलत मार्क करके आ जाते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट उनके रिजल्ट पे दिखने लगता है। तो आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है ज़रा सा भी। हर एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एक चीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में फिट करके जाना है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको। तो मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने JRF भी क्रैक कर रखा है कॉमर्स से। मेरा MCom और BCom दोनों कंप्लीटेड है। उसके बाद जो है मेरे 7th रैंक आए थे और 3rd रैंक आया था मेरा जनरल में BHU MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका मतलब आप मेरा गाइडेंस लेते हो तो प्रॉपर आपके भी जो है रैंक आने वाले हैं BHU में, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में जो है लास्ट में आपको MCQ भी मिलेगा, ढेर सारा क्वेश्चन। तो आपको वहाँ तक देखना है, पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आप जो है MCQ क्वेश्चन भी हमारे साथ में सॉल्व करके जाइए और इससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो सर ये जो टॉपिक है कैपिटल और रेवेन्यू, बेसिकली कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, है तो दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमें पहले पढ़ना है कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑल्दो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग क्या कर सके वापस से इस टॉपिक को पढ़ते वक्त वापस से वो जो सारा कॉन्सेप्ट है दिमाग में मेरे आ जाए, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली बच्चों होता क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर ये बिज़नेस है और ये जो है अपने कस्टमर्स के साथ में या किसी के साथ में भी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, सर कैसा भी ट्रांजेक्शन, मतलब नहीं समझ में आया। सपोज़ कर लीजिए इन्होंने एक गुड्स बेचा और बदले में इन्होंने जो है इनको पेमेंट कर दिया, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये फिनेंशियल नेचर का है। मतलब कहने का ये है कि आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि हमें मालूम है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, या जिसको कि आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए ये सब तो बातें हो गई, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है, ठीक है। तो लिखता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स इट्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट इंटर्ड, ठीक है। तो आपको मालूम है कि दो चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, एक तो ट्रांजेक्शन्स की और इवेंट की, और वो भी दोनों किस नेचर के होने चाहिए बच्चों, फिनेंशियल नेचर के होने चाहिए। इंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसके बीच में इंटर होता है, वो पार्टीज़ के बीच में होता है। एक पार्टी ये हो गई और एक पार्टी ये हो गई, तो दो पार्टीज़ के बीच में हम लोग जो ट्रांजेक्शन है और जो इवेंट है वो करेंगे, और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। फिर क्या बोलता है, इट इज़ अ फिनेंशियल इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम लोगों ने क्या बोला सर, फिनेंशियल नेचर का है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर बीइंग, अब देखिए यहाँ से काम की चीज़ शुरू होती है कि ट्रांजेक्शन के होने के लिए कौन कौन से दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपके फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा, फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। मेरे पास से गुड्स जाएंगे और कैश आएगा, तो मेरा जो पोजीशन ट्रांजेक्शन के पहले था वो चेंज हो गया। पहले मेरे पास ये गुड्स हुआ करता था और कैश नहीं था, ठीक है। तो मेरे पास से गुड्स चला गया बच्चों और मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। क्लियर। तो आपका जो है फिनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। इट्स कंसर्न विद टू पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है ना बच्चों, वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, मिनिमम दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो या एक्सचेंज करते हो गुड्स और सर्विसेज को। तो इन सारे डेफिनेशन से या इन सारे लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन के। पहला तो सर कि आपका जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि आपकी फिनेंशियल पोजीशन को सर चेंज करेगा। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया आपको। अब आइए इस
टॉपिक के इस वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं कि सर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो कैपिटल और दूसरा की रेवेन्यू। एक तो कैपिटल और दूसरा की रेवेन्यू। अब कैपिटल में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है कैपिटल पेमेंट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हो गया रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को बच्चों हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। कैपिटल भी हमारा दो पार्ट में सब डिवाइड होगा, पेमेंट रिसिप्ट, और रेवेन्यू भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। बहुत लोगों को लगता है कि सर ये तो दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैं बच्चों यहाँ पे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के पहले आपको भी ऐसा लगता था क्या कि ये दोनों सेम है? अगर हाँ तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ये जो पॉइंट है, ये जो डाउट है, वो हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है। सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है ये बता दो। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, ये दोनों पेमेंट होते हैं। एक तरीके से याद रखिएगा, दोनों में क्या होता है, मेरा कैश बिजनेस के बाहर जा रहा होता है। अब एक्सपेंस में क्या होता है, ये पैसा क्यों जाता है बाहर? तो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग अ रेवेन्यू known as expenses, फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट। अब सर ये नहीं समझ में आया कि कोई भी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए तो ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने इस व्यू से खर्चा किया है कि बदले में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, पैसा मिलेगा, बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने आज तो रेंट दे दिया, लेकिन रेंट आपने जिस प्रॉपर्टी का दिया है उस प्रॉपर्टी को आप यूटिलाइज करके फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करोगे, इसलिए आपने दिया। सर वेजेस और सैलरीज हमने एम्प्लॉय को आज दे तो दी, लेकिन उनसे मेहनत करवा के, उनसे काम करवा के हम क्या करेंगे बच्चों, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्लियर है? आपने इंटरेस्ट तो पे कर दिया बैंक से लिए हुए लोन का, लेकिन जो बैंक से लोन लिया है ना आपने, उसको यूटिलाइज करके आप क्या करोगे सर, रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों एक्सपेंसेस के। बात समझ में आया? अब बात कर लेते हैं सर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट करने के व्यू से पेमेंट नहीं करते। यहाँ पेमेंट क्यों करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कुछ भी एक्वायर कर रहे हो, लाइक आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, गुड्स एक्वायर कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो एक्वायर, अगर उसके लिए आपने कोई पेमेंट किया या मनी स्पेंड किया तो वो सब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे और लिखा हुआ है, इनकरिंग अ लायबिलिटी। सपोज कर लीजिए आप आज पेमेंट नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में करोगे, और आज आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई, तो सर ये भी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। भले आज आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में करोगे तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। सर एक एग्जाम्पल देख के समझा दो, समझ में नहीं आया मेरे को। सपोज कर लीजिए आपने एक फर्नीचर परचेस कर लिया, ये आपके लिए क्या है बच्चों, एसेट्स है। अब आप चाहो तो इसका पेमेंट आज कर दो, इसका पेमेंट आज कर दो, तो ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर इसका पेमेंट आप आज नहीं करते हो, फ्यूचर में करते हो, बाद में करते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। लेकिन आज के डेट में तो आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई ना, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई कि भाई फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में या डेफिनेशन में। या तो आप आज पेमेंट कर लो, या तो आप आज पेमेंट कर लो, या तो आज आप लायबिलिटी इनकर कर लो, दोनों को हम क्या बोल देंगे बच्चों, एक्सपेंडिचर बोल देंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, उसको आप कर रहे हो, उसका पेमेंट आप कर रहे हो, तो बदले में आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। या रेवेन्यू को जनरेट करने के सेंस में आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे आप कितने किस सेंस में पेमेंट किया है कि आप कोई एसेट्स एक्वायर कर सको, कोई गुड्स एक्वायर कर सको, कोई सर्विस एक्वायर कर सको, तो बेसिकली आपने इस सेंस में पेमेंट किया है। क्लियर है? बात समझ में आया? अब बच्चों आपका जो एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बच्चों एक्सपेंडिचर डिवाइड होता है आपका कैपिटल, और दूसरा होता है रेवेन्यू। और एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझा दीजिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नहीं समझ में आ रहा है। कैपिटल को हम जब अगर पेमेंट करने के लिए यूज़ कर दे तो वही आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ऐसा क्या? नहीं बच्चों, देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिखता क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस।
क्या लिखता है, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। किस में कंट्रीब्यूट करता है, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे देखिए दो बातें आपको खास लिख रहा है, दो बातें वो खास क्या है, पहली बात तो ये आपके कंट्रीब्यूट करता है किसमें, आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में, और दूसरा इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है या जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा को आपका बेनिफिट इसको मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स फॉर इंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट। अब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसा कि हमने देखा सर, एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को एक्वायर करने के लिए होता है। तो अगर आप कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स परचेज करते हो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एसेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फायदा है आप फ्यूचर बेनिफिट लोगे, इससे जो है आप फ्यूचर बेनिफिट लोगे, ठीक है। देयरफॉर द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर एक एग्जांपल दे दो, आ जाओ देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपने एक बड़ा सा ऑफिस बनवाया, एक बड़ा सा ऑफिस बनवाया। अब ऑफिस से क्या होगा, ऑफिस में ढेर सारे सिस्टम लगा सकते हो, ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आराम से बैठ सकते हैं, आप जो बिज़नेस का इम्पॉर्टेंट वर्क है आप इससे कर सकते हो। तो ये जो बड़ा सा ऑफिस आपने बनवाया या ऑफिस आपने बना बनाया खरीद लिया, तो जितना भी पेमेंट आपने इसके लिए किया होगा बच्चों, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका फ़ायदा आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। अब ये जो ऑफिस आपने बनवा लिया, ये जो ऑफिस आपने परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट करवा लिया, इसका जो फ़ायदा है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक आपको मिलेगा। मतलब आप जो है 10 साल 12 साल 20 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं कि कंट्रीब्यूट रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, ये जो है एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं, आपके रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक छोटा सा ऑफिस पहले से था, लेकिन आपने आज एक एक्सपेंडिचर करके एक बड़ा ऑफिस और कर लिया, तो आपकी जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए बोल सकते हो इस तरीके से भी कि अगर आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट करके पूछने में ज़रा भी मत शर्माइएगा, हम लोग रिप्लाई देने में एकदम आगे रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस इज इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जिससे कि आप जो है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था एक्सपेंस में, रेंट, वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी आप देखिए तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखता है कि बिजनेस को क्या करते हैं हम, बिजनेस पे करता है अपने रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए। तो ये भी तो यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप रेवेन्यू अगर अर्न करने के लिए कोई भी पेमेंट करते हो तो बच्चों वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस आइदर अकर इन डायरेक्ट रिलेशन विथ रेवेन्यू, आपका जो भी एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंस वो आपका बेसिकली कभी कभी क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन विथ द रेवेन्यू और इन रिलेशन विथ अकाउंटिंग पीरियड। दो तरीके से हो सकता है, एक तो सर डायरेक्टली आपके रेवेन्यू पे डिपेंड करे या आपके अकाउंटिंग पीरियड पे डिपेंड करे। सर एग्जाम्पल दो, नहीं समझ में आया, आ जाओ देखते हैं। सपोज कर लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, ठीक है, ये तो आपके एग्जांपल हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो जितने का आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे या एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करोगे, मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर करोगे, तो ये सब बेसिकली आपके सेल्स रेवेन्यू पे डायरेक्टली डिपेंड करेंगे। दूसरा क्या बोलता है, अगर रेंट देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि दो तरीके से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पता लगा सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेट करेगा या अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करेगा, है ना, क्लियर। अब क्या लिखता है, अब एक चीज़ और बोलता है यहाँ पे कि कंपैरिजन वाली बात, कि वहाँ पे हमने देखा कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपायर इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट किया है तो इसका जो बेनिफिट है, जो इसका
फ़ायदा है वो सिर्फ आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल पाएगा। जैसे अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट पे आप कितने दिन के लिए करोगे, 2 महीना 3 महीना, तो जितने पीरियड के लिए आपने रेंट पे किया है उतने दिन का ही आपको बच्चों फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जितने दिन के लिए आप पेमेंट करोगे सिर्फ उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला पॉइंट है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अब सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, मतलब वो छोटे वाले खर्चे, ठीक है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सर वो बड़े वाले खर्चे जिसका फ़ायदा हमें बहुत लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है। अच्छा सर, छोटा और बड़ा मैंने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना बच्चों, वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सारी बातें बहुत सारे कंसिडरेशन पर डिपेंड करती हैं, हम लोग अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग ध्यान देते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन जो इससे बेनिफिट हमें मिलेगा ना वो कई सालों तक मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एडवर्टीजमेंट के लिए ह्यूज पेमेंट कर दिया, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज कर लीजिए हमने क्या है एग्रीमेंट कर लिया है किसी एडवर्टीजमेंट वाली एजेंसी के साथ कि हमें जो है 3 साल के लिए आप हमें अपना सर्विसेज दीजिएगा। ऑल्दो ये जो है आपका कोई एसेट्स नहीं परचेज होके आ रहा है, लेकिन कई बार इसमें क्या हो रहा है, लेकिन इसका जो है फ़ायदा आप फ्यूचर तक ले सकते हो, ठीक है। इसका जो आप फ़ायदा है वो फ्यूचर तक ले सकते हो, फ्यूचर तक ले सकते हो, ठीक है। ऑल्दो आपके लिए कोई एसेट्स तैयार नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है आप फ्यूचर तक ले सकते हो। फ्यूचर कहने का मतलब है कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 3 साल तक आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, क्लियर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें रेवेन्यू नेचर, ऑल्दो ये तो है रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा, लेकिन इसमें जो फीचर्स आएंगे आपके, वो कैपिटल नेचर के भी आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों माना जाएगा, ठीक है। आइए अभी मैं आपको नीचे और भी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्या लिखता है, द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये तो समझ में आ गया कि कौन से एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं और कौन से कैपिटल होते हैं, लेकिन सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो सब आपके बेसिकली एसेट साइड में शो किए जाते हैं, है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर सोन इन द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, या तो ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा या तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, वो भी कौन से साइड में बच्चों, डेबिट वाले साइड में, क्लियर। आ जाइए आगे चलते हैं। अब हम लोग चाहते हैं आगे यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन से वो बेसिक कंसिडरेशन है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का है और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है। तो सबसे पहला डिसाइड करेगा कौन, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं स्कूल चलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्कूल चलाता हूँ तो मेरे लिए जितने भी फर्नीचर्स होंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे बच्चों, जितने भी फर्नीचर हो जाएंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा मैं कई साल तक उठा सकता हूँ, उससे जो फ़ायदा है मैं कई साल तक उठा सकता हूँ। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सब उस पर बैठेंगे और उसका जो बेनिफिट है उस फर्नीचर का वो मुझे कई साल तक मिलेगा, ठीक है। अब अगर मेरा फर्नीचर का स्टोर ही है, मेरा फर्नीचर का शॉप है, तो उसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा बच्चों, फर्नीचर आज ख़रीदा हमने और उसको बेच देना है, आज हमने फर्नीचर ख़रीदा और उसको मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पे ये आपका रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो ये आपके लिए कैपिटल है, ठीक है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखता है, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव। अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो बार बार रिपीट होता है, लाइक सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, ये सब आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपके लिए रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि बार बार रिपीट नहीं होता है बच्चों, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई ऐसा आइटम है जो रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू
अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो नॉन रिकरिंग है, जैसे कि हम स्कूल में फर्नीचर खरीद रहे हैं, 1 साल खरीद लिया, कई साल तक हमें फ़ायदा देगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, उस एक्सपेंस का हम करने क्या वाले हैं, उस एक्सपेंस का हम करने क्या वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने फर्नीचर वाला एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं फर्नीचर वाला हूँ, मैंने फर्नीचर अगर परचेज़ किया, मैंने अगर जो फर्नीचर है वो परचेज़ किया, और अगर ये फर्नीचर मैं रीसेल कर देता हूँ, अगर ये फर्नीचर मैं रीसेल कर दूंगा, तो ये मेरे लिए जो फर्नीचर वाला एक्सपेंस है वो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको रीसेल नहीं करता हूँ, इसको एज अ एसेट्स यूज़ करता हूँ, इसको एज अ एसेट्स यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने शॉप में कस्टमर्स के लिए फर्नीचर लगा दिया है, उस पर लगा दिया है कि ये सेल के लिए नहीं है बल्कि कस्टमर्स के बैठने उठने के लिए है, तो ये एसेट्स के लिए हम लोग एज अ एसेट्स यूज़ करने लगे इस एक्सपेंस को, या फिर इस एक्सपेंस का आया हुआ जो भी मटेरियल है हम उसको एज अ एसेट्स यूज़ करने लगे। तो बच्चों ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का उस समय ट्रीट किया जाएगा। भले मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर का ही है तो क्या हुआ, लेकिन हम जो है यहाँ पे उसको पर्पस क्या कर रहे हैं, अब हम उसको एज एसेट्स ट्रीट कर रहे हैं। तो पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेवेन्यू या कैपिटल डिसाइड कर सकते हो। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। अब मैं यहाँ पे एक आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी रिवीजन करवा दूंगा बहुत ही अच्छा, और आपको इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना इस तरीके से वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे सपोज कर लो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जैसे सपोज कर लीजिए हम बिल्डिंग रिपेयर करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, बस छत को ऐसा नॉर्मल रिपेयर करवा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो रही है, आपकी जो कैपेसिटी है रेवेन्यू की, जो कैपेसिटी या बोल सकते हो कि अर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज नहीं है बल्कि सिर्फ मेंटेन हो रही है। जो आपका रेवेन्यू है, मान लेते हैं छत से पानी आने लगा था, अब हमने रिपेयर करवा दिया तो उससे जो है पानी नहीं आ रहा है। अगर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी अगर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है तो रेवेन्यू है। और रेवेन्यू के लिए आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका रेवेन्यू है या जो ऐसे एक्सपेंडिचर, ये आपके कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब घटने नहीं देंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंड या जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। मतलब जो छत है उससे पानी आ रहा था तो मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा था, अब अगर हमने रिपेयर करवा दिया तो वापस पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी वापस से क्या हो गई, उसी स्टेट में वापस से आ गई। लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड करवा लें, एक एक्स्ट्रा फ्लोर हम देखो यहाँ पे ऐड करवा ले, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने वो ऑफिस वाला एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा रेवेन्यू सॉरी कैपिटल नेचर का। अच्छा, एक और बात, ये देखिए, ये जो है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, मतलब आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन किए हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम थे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि आपके रेवेन्यू को अर्न करने में आपकी हेल्प करता है, तो ये आपके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि ये वाला था कि आपकी कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, आपको रेवेन्यू दिलाने में ये हेल्प कर रहा है, फ्यूचर नहीं सिर्फ करेंट ईयर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि यार जिस भी पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू के लिए एक्सपेंस हुआ है तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखो। जैसे इस साल में हम लोग रेवेन्यू अर्न करेंगे तो इसको फ़ायदा मिलेगा, ऑल्दो फ्यूचर में ही मिलेगा लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसी साल में उसको ट्रीट कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अगर रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है तो इसी अकाउंटिंग ईयर में हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसको क्या कर लेंगे, उसको पीएल में दिखा देंगे, पीएल की डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस दिखा देंगे। ठीक है,
सपोज कर लीजिए 2020 में है तो 2020 में उसको खर्चा दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे जो क्या हो रही है, बिल्डिंग अगर हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो बिल्डिंग का जो भी खर्चा हमें फ्यूचर तक मिलेगा, तो फ्यूचर तक मिलेगा इसको मतलब कहने का है, सपोज कर लो उस जो एक्स्ट्रा वाली कैपेसिटी है उसकी लाइफ 10 ईयर है, ठीक है, तो इसका फ़ायदा हमें 10 साल तक मिलेगा। तो अब ये 10 साल के PL में जाएगा, मतलब 2020 से लेकर के 2030 तक, 2020 से लेकर के 2030 के प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन के नाम पे हमने क्या कर दिया, इसको 10 सालों के रेवेन्यू में हेल्प करेगा, तो 10 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसको बांट दिया, एप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। अगला पॉइंट क्या बोलता है, मैटरलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। अगर भले ही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या हुआ, लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो आप उसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट करोगे, आप उसको डिफर्ड रेवेन्यू ट्रीट करोगे, ठीक है। और अगर कैपिटल नेचर का ही है लेकिन आपको जो उसका अमाउंट है बहुत ही छोटा है तो आप उसको क्या कर लो, रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लो। जैसे मुझे समझ में नहीं आया, जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था मैटरलिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, तो हमने वहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि सपोज कर लीजिए एक कैलकुलेटर हम लोगों ने परचेज़ किया, ठीक है। ये कैलकुलेटर का स्क्रीन हो गया और उसके छोटे छोटे बटन्स हो गए। भले हमारा जो कैलकुलेटर है 3 साल 4 साल तक चलेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो फ़ायदा है वो 4 अकाउंटिंग ईयर तक हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ एसेट्स नहीं दिखा रहे, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिखा रहे, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, जो इसका अमाउंट है वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, इसको एज अ स्टेशनरी एक्सपेंस दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मैटरलिटी अमाउंट का, ठीक है, कि अमाउंट कितना मटेरियल है, कितना बड़ा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इस बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर दिखाना है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर दिखाना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर के बाद रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट एंड अब दूसरी पॉइंट पे क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा रेवेन्यू और कैपिटल का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कहने का मतलब है सर जो हमारा रोज़ का बिजनेस है, जैसे फर्नीचर बेचना मेरा रोज़ है, स्कूल मेरा चलाना रोज़ है, तो स्कूल में जो फीस मिलेगा वो, और फर्नीचर को जो बेच के जो पैसा मिलेगा अगर मैं फर्नीचर बेचने वाला हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो मेरे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी हमें रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, दिस आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो है रेगुलर पेमेंट अगर आपको मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, तो वो भी आपको रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप क्या क्या है ऑन मतलब डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है या रिकरिंग नेचर का हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या लिखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉट रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट आपका रेवेन्यू नहीं है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। मतलब कहने का है जो आपके नॉर्मल कोर्स में नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन की वजह से आपको मिल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का हो रहा है, तो उसमें अगर आपको रिसिप्ट होता है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ओनर कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल हो गया। तो ये सब चीज़ें आपका अगर इन सब के थ्रू पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो अगर इन सब के थ्रू अगर आपको पैसा आता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोल देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ और बातें। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे देखा था कि जैसे ही मेरे पास राइट टू रिसिप्ट आ जाती है, राइट टू रिसिप्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास में वो राइट आ गई कि नहीं अब आपको ये पैसा मिलना चाहिए, यानी कि अगर सामने वाले को ओनरशिप आपने ट्रांसफ़र कर दी तो उस बेसिस पे आपको क्या होगा, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। भले हम गुड्स सेल कर रहे हो या एसेट सेल कर रहे हो, तो दोनों के बेसिस में आपको ये जो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, ना कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। एक्चुअल कैश रिसिप्ट के बेसिस पे आपको ट्रांजेक्शन्स को कभी नहीं देखना है, जब आपके पास राइट आ जाए उसके बेसिस पे आपको ट्रांजेक्शन्स को देखना है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अब इसका ट्रीटमेंट बता रहा है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया आपका, डायरेक्टली क्रेडिट में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर फर्नीचर सेल किया तो एज अ सेल आप बाई साइड में दिखाओगे, बाई सेल ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आपने सपोज कर लीजिए कोई कैपिटल एसेट्स बेचा तो आपका करना है, आपको डायरेक्टली, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर आपने फर्नीचर सेल किया था, है ना, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है क्योंकि आप फर्नीचर का है बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, सेल किया है फर्नीचर का 20,000 का, तो डायरेक्टली पूरा 20,000 एज अ सेल दिखा देते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है आपको, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची, ठीक है, आपने कोई फिक्स एसेट बेची, सपोज कर लीजिए लैंड आपने बेचा, ठीक है, लैंड आपने बेचा 1,05,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे ये पूरा 1,05,000 आप पीएल के क्रेडिट में नहीं भेज दोगे, ठीक है। अब आपको उसके कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। आपको रिसिप्ट हुआ है इतना, अब उसका कॉस्ट था 1,00,000 रुपीज़। तो अब जितना फ़ायदा हो रहा है, जितना फ़ायदा हो रहा है 5,000 रुपीज़ का, उतना ही आप क्या लिखोगे, पीएल के क्रेडिट में लिखोगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाता है, यहाँ पे अमाउंट इनडायरेक्टली भी जाता है। और ज़रूरी नहीं है बच्चों की डेबिट साइड में ही, अरे सॉरी क्रेडिट साइड में ही जाए, वो डेबिट साइड में भी आ सकता है अगर लॉस हो जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप आए तो प्लीज़ इसको भी देख के जाइए, इसको भी सीख के जाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, एमसीक्यू के आंसर देने हैं और वीडियो प्ले करके आपको मिलाना है कि मैंने सही बताया है या नहीं बताया, ठीक है। आइए, तो मनी स्पेंट 10,000 एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन द ट्रिप अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए जो डायरेक्टर है वो बाहर गए, 10,000 रुपया उसमें खर्चा हुआ, क्लियर। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या परचेज करने जा रहे हैं बच्चों, कैपिटल एसेट्स। हमने वहाँ पे देखा है कि कैपिटल एसेट्स को परचेज करने में कोई भी खर्चा लगता है, कोई भी अमाउंट अगर हम पे करते हैं कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट आएगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड assured against claiming that the firm's factory site belong to plaintiff's land, ठीक है। ये हमारा केस चल रहा है, हम लोगों ने केस किया हुआ है, 5,000 रुपीज़ हमने पे किया है लॉयर को, क्लियर। एक केस चल रहा है उसको बचाने के लिए। तो लॉयर का जो फीस है बेसिकली ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्योंकि लॉयर को आपने फीस पेमेंट की है, ठीक है। अगला क्या बोलता है, एंट्रेंस फीस ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। अच्छा, ये लोगों ने एंट्रेंस फीस रिसीव किया। तो बच्चों देखिए, अगर कोई क्लब एंट्रेंस फीस रिसिप्ट करती है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एंट्रेंस तो है रेगुलर बेसिस का काम, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया मेंबर आता है, तो उनके लिए जो एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए जो एंट्रेंस फीस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अगर वो रिसिप्ट करेगी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा हर एक मेंबर से। लेकिन यहाँ पे तो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है ना, ढेर सारे मेंबर्स आ रहे हैं और छोटा अमाउंट भी होता है वहाँ पे वो एंट्रेंस फीस, तो इस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो, मैटरनिटी के बेसिस पे भी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्या लिखता है, किसके लिए मिल रहा है आपको, वर्किंग कैपिटल के लिए मिल रहा है। फिक्स एसेट्स के लिए मिलता तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाता, लेकिन हम इसको अभी के लिए क्या बोल दे बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट बोल देंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फर्म इज, अब ये किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, देखो यहाँ पे मशीनरी के अगेंस्ट में मिल रहा है। तो मशीनरी आपका क्या है, एक तरीके का कैपिटल एसेट्स है। अब ये जो है, अब आप देख सकते हो कि रिकरिंग नेचर का है या नहीं है सर, तो रिकरिंग नेचर का तो नहीं है, ये अमाउंट भी बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि आपका मशीनरी डैमेज हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम आपने किया है। तो अमाउंट अगर देख लें, रिकरिंग देख लें, तो ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सब डिफाइन कर रहा है कि ये जो पेमेंट है आपका कैपिटल नेचर का है, ठीक है, क्योंकि मशीनरी जो डैमेज बार बार तो होगी नहीं आपकी,
और ये आपका मेन बिजनेस भी नहीं है ना। आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय यूटीआई। तो ये यूटीआई जो है ना बच्चों, यूटीआई का काम ही होता है कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे। तो यूटीआई को अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका नॉर्मल बिजनेस है, उसका नॉर्मल बिजनेस है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज मीडियम टर्म लोन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज। अब अपने वर्किंग कैपिटल के लिए वो अगर लोन रिसीव करता है, देखो आईडीबीआई ऑल्दो बैंक है, ठीक है, ऑल्दो वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर वो लोन रिसीव करता है तो उसके लिए रिसिप्ट हो जाएगा। और कौन से नेचर का बच्चों, कैपिटल नेचर का, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने नॉर्मल नेचर में तो लोन लेगी नहीं। हो सकता है उसका नॉर्मल बिजनेस हो लोन देने का, जैसा कि आईडीबीआई का है, ठीक है, तो वो अगर लोन देता तो वो उसके लिए ऐसा नॉर्मल हो जाता, लेकिन ये इसके लिए कैपिटल नेचर का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज द पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड इन विच द सेल इज मेड। एग्रुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या देखना है कि जब भी आपने सेल किया तो उसको आप कौन से पीरियड में सेल दिखाओगे, तो जिस साल में सेल हुआ, ना कि जिस साल में कैश मिला या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसी के बेसिस पे आपको नहीं जाना है। बेसिकली आपको जिस साल में सेल हुआ आपका वो दिखाना है, ठीक है। अब देखिए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखता है कि इफ़ रिपेयर कॉस्ट इज़ 25,000, वाइट वॉश यानी कि जो वाइट वाला पेंट करवाते हैं वो हो गया 5,000 है, बट बोथ दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड बिजनेस। जो अभी हम लोग बिजनेस बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ये दोनों अमाउंट खर्चा कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका ये रिपेयर में आ जाएगा दोनों। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज़ 2,50,000। अब एक नया बिल्डिंग भी या फिर बिल्डिंग में एक्सटेंशन करवा रहे हैं हम लोग, बढ़वा रहे हैं अपना बिल्डिंग, हो सकता है कि एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड करवा रहे हो, तो उसका 2,50,000 लग रहा है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज़ 19,000। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या लिखता है कि आपने क्या करवाया, इम्प्रूवमेंट करवाया, बढ़वाया। अगर आप बढ़वाओगे तो आपकी कैपेसिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि आपकी रेवेन्यू अर्निंग करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 19,000 और 2,50,000 ये दोनों आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, और ये 5,000 और 25,000 आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछता है, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, मतलब कितना हम इसको एक्सपेंस दिखाए, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़। क्लियर है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।